अब क्या है भैया, पावर शेयरिंग में हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी, अभी तक जो दोनों देशों के बारे में पढ़ा उसमें हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी होती कैसी है। जैसे कि श्रीलंका में उन्होंने किया नहीं, अपने पास ही सारी पावर रखी तो समस्याएं आई, ठीक। और क्या हुआ उसके बाद, बेल्जियम में हमने क्या देखा, उन्होंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने पास ही नहीं रखी सारी पावर, एक दूसरे में बांट ली। चलो इतना काम तुम देखो, इतना हम देखते हैं, ये समस्या आती है तो तुम देख लो, ये समस्या आती है तो हम देख लेते हैं। वहां पर किसी भी तरह का युद्ध, गृह युद्ध, मनमुटाव, विचारों का भेदभाव नहीं रहा, समाप्त हो गया, जो भी था वो समाप्त हो गया। अब ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आता है कि कितने तरीके से पावर शेयरिंग की जा सकती है, ठीक है। ये तो हमें पता है कि पावर शेयरिंग करने से समस्या समाप्त होती है, ये समझ में आ गया। पावर शेयरिंग करने से क्या होता है कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। आप हमारी क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र की समस्या की हम हल कर रहे हैं आपके लिए, आप भी हमारे क्षेत्र की करोगे ही, ठीक। एक तो ये हो जाता है। दूसरा क्या कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ता है ना। तो अब देखते हैं, अच्छा ठीक है, सत्ता की साझेदारी होती है, तो ठीक है, होती कितने कितने तरीकों से, हो कितने तरीकों से सकती है, ठीक। तो अगर इसमें देखें तो एक तो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम कहते हैं क्षैतिज वितरण। इसमें क्या क्या आती है, देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर हम समझें, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ये लाइन ऐसे अगर देखें, मतलब हम इसमें क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक समान, एक ही स्तर पर, वहीं ऊपर नीचे नहीं, एक ही लेवल की पावर सबके पास है। अगर इसे हम पावर लाइन कहते हैं, इसे हम अगर कहते हैं पावर लाइन है, तो अगर हम इस पे देखें कि इसकी पावर कितनी है और इसकी पावर कितनी, तो सभी की पावर एक समान है ना, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, इस पे खड़ा होने वाला हर आदमी एक ही पावर का है, सभी के पास पावर समान है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी, पावर की। तो इसको तीन पार्ट में बेसिकली देखते हैं, क्या, एक तो हो गई विधायिका, दूसरी हो गई कार्यपालिका, तीसरी हो गई न्यायपालिका। विधायिका को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी। तो विधायिका में क्या क्या आ जाता है, हमारा पार्लियामेंट आ जाता है, सबसे मेन इसमें जो आता है वो तो पार्लियामेंट ही है। हम अगर देखें सभी देशों को एक कॉमन लेके जाए तो पार्लियामेंट। सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है, विधायिका के अंग हैं, ठीक है भैया। तो ये सब जो है विधायिका के अंग हैं। और दूसरा क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका में सारे जो ऑफिसर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ये कार्यपालिका का अंग है। जुडिशरी क्या है, न्यायपालिका, अपनी कोर्ट्स जो हैं, जजेस, ये सब जुडिशरी का पार्ट है। तो इनकी पावर को हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल पावर है। कैसे कैसे हॉरिजॉन्टल है, देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब है, मैंने क्या कहा कि पावर लगभग सबकी समान है, पावर ऊपर नीचे कम ज़्यादा किसी की नहीं है। अगर कोई कानून बनाया जाता है विधायिका द्वारा, तो उसे लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी, कार्यपालिका की, ठीक है। और बिना कार्यपालिका की सहायता से कानून भी कैसे बनाओगे आप, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग इन्हें करती होती है, रिपोर्ट देनी होती है। कोई भी कानून बनाने से पहले एक रिपोर्ट देनी होती है, क्या इस कानून को लागू किया जा सकता है, जो सरकार मांगती है। वो काम किसका होता है, कार्यपालिका का। वो सर्वे करेगी, फिर बताएगी किया जा सकता है या नहीं, तो उसे लागू करने का काम किसका है, कार्यपालिका का। उसके बाद न्यायपालिका कैसे, देखिए न्यायपालिका जो है वो कोई भी कानून रद्द कर सकती है, निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका जो है कोई भी कानून निरस्त कर सकती है अगर उसे लगता है कि संवैधानिक उल्लंघन हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी पावर इससे भी कम नहीं है, इसकी पावर कम तो है नहीं, किससे, क्योंकि कानून बनाया किसने, विधायिका ने। निरस्त कौन कर रहा है, न्यायपालिका। इसका मतलब इससे अधिक है ना, नहीं अधिक है। कैसे नहीं अधिक है, देखिए अब आपको लग रहा होगा कि न्यायपालिका की पावर तो ज़्यादा है, नहीं अधिक है। देखिए कैसे, न्यायपालिका में जो बैठते हैं जजेस, उनकी नियुक्ति कौन करता है, विधायिका। विधायिका का ही हिस्सा, एक तरीके से हिस्सा है, कार्यपालिका का हिस्सा है राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रमुख है, विधायिका का हिस्सा है ना। और उनकी नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही जजेस को नियुक्त करता है।
और राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के देखें तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक सर्कल सा बनता है कि ये आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो देखेंगे सारी पावर्स लगभग सेम है, आप इन पे डिपेंडेंट है, आप इन पे डिपेंडेंट है, ऐसा देखने को मिलता है। आगे क्या हमें देखने को मिलता है, ऊर्ध्वाधर वितरण यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखिए, एक तो होती है सेंट्रल पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे कि हमने देखा सेंट्रल पावर में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी क्या, प्रांतीय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट, ये कुछ जगहों पे होती है, कुछ जगह पे नहीं होती। अच्छा, इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय अलग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय अलग हैं, जैसे हमने बेल्जियम में देखा, वैसे ही अपने यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय अलग हैं। उनका विषय क्या है, मुद्रा है, मनी है, विदेश है, ऐसी सुरक्षा की समस्याएं हैं, आंतरिक सुरक्षा भी उन्हीं के अंदर में। राज्य की क्या राज्य के क्या विषय है, पुलिस है, ठीक है। ऐसे स्थानीय गवर्नमेंट का क्या काम है, रीजनल गवर्नमेंट का, उनका काम है रीजनल प्रॉब्लम्स को देखना, स्थानीय समस्याओं को देखना, उनका प्रॉब्लम उनका काम है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, और किसी के पास और कम पावर है। ये गवर्नमेंट इनको ऑर्डर दे सकती है कुछ कामों में, सभी कामों में नहीं, कुछ कामों में। लेकिन ये भी याद रखिए कि कुछ नियम बनाने के लिए, ऐसे कुछ नियम होते हैं जिसे बनाने के लिए केंद्र को भी राज्य की अनुमति लेनी पड़ती है। कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिसे बनाने के लिए आप पार्लियामेंट में नहीं बना सकते, केवल आपको 2/3 जो है बहुमत जो चाहिए, 2/3, वो तो चाहिए ही पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चाहिए आपको 2/3 बहुमत। उसके अलावा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी आपको उस कानून को पास कराना पड़ता है, तब वह कानून बनता है। तो ऐसा ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। उसके बाद आती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार की अपनी अलग पावर है, वो अपनी अलग क्षेत्र है, अलग पावर है, लेकिन उस पर भी केंद्रीय और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑफ पावर। तो ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी नहीं कर सकते। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कर देने का मतलब है वो अपने कानून को अपने क्षेत्र को अपने हिसाब से चलाएंगे, फिर वो एक देश का हिस्सा कैसे रहे। अभी हम इसे फेडरलिज्म में अच्छे से समझेंगे, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड क्यों रहना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने यहाँ पे देखा, विधायिका कार्यपालिका पर डिपेंड है, कार्यपालिका न्यायपालिका पर डिपेंड है, और न्यायपालिका पर, इन दोनों पर अंकुश लगा सकती है, और न्यायपालिका भी विधायिका पर कहीं ना कहीं डिपेंड है। अब नियुक्ति तो यही कर रहे हैं, विधायिका ही कर रही है, किसकी, कार्यपालिका का प्रमुख और विधायिका का हिस्सा राष्ट्रपति ही कर रहा है, किसकी, सीजेआई का, इवन सीजेआई का, और औरों की भी करता है, इवन सीजेआई का। कार्यपालिका में भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन कर रहा है, सीजेआई कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, शपथ वही दिलाता है, और राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है उसकी नियुक्ति करता है। जितने भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईएफएस होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये दो चीजें होंगी। ये हम देख रहे हैं क्या, पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म हो सकते हैं ना, सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हो सकते हैं। तीसरा हमने क्या देखा, सामाजिक समूह। सामाजिक समूह में अगर देखें, जैसा हमने बेल्जियम में एक तो देखा था, वहाँ की भाषाई समस्याओं, संस्कृति की रक्षा, इन सब के लिए एक अलग गवर्नमेंट होती थी। ऐसे ही हम अगर देखें, हमारे यहाँ क्या होती है, अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग एक डिपार्टमेंट है, उनके लिए अलग बोर्ड होता है जो उनके हितों की रक्षा के लिए काम करता है। महिला अधिकार के लिए अलग होता है, मानवाधिकार अध्ययन के लिए अलग होता है बोर्ड। तो ये सब जो है सामाजिक समूह का हिस्सा है, सामाजिक समूह में आगे। उसके अलावा हमने जो देखा, इसके बाद हमारा जो लास्ट जो में बचता है, तो हम सबसे पहले तो इनको एक बार और समझ लें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों आपस में डिपेंडेंट हैं। कैसे हैं? मैंने अभी बताया आपको कि विधायिका के 3 पार्ट, अगर मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट बात करें तो विधायिका के तीन पार्ट, LS यानी लोकसभा, RS यानी राज्यसभा, तीसरा कौन? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसकी नियुक्ति करेगा? कार्यपालिका की। कार्यपालिका को कौन नियुक्त करेगा? प्रेसिडेंट। और CJI प्रेसिडेंट किसकी नियुक्ति करेगा? न्यायपालिका की। जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट की नियुक्ति कौन करता है? ये। इन सब पर प्रतिबंध, इन सब पर किसी भी कानून को बनाए हुए इन सब के किन्हीं भी कानून पर प्रतिबंध लगा सकती है न्यायपालिका। एग्जीक्यूशन कौन करेगा? कार्यपालिका। लेकिन किसी भी कानून को बनाने से पहले सर्वे कौन करेगा? कार्यपालिका। तो कहीं ना कहीं घूम घूम कर हम सब फिर से वहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ से निकले यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ से निकले यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, इन तीनों में अगर समझें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने क्या देखा? केंद्रीय सरकार में केंद्रीय सरकार के अपने अलग विषय हैं। ठीक है, राज्य सरकार के अलग विषय हैं, स्थानीय सरकार के अलग विषय हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि समस्याएं सब जगह की अलग अलग हैं। इतने बड़े देश में समस्याएं अलग अलग होती हैं, और कुछ होती हैं जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं तो उनका समाधान करने के लिए केंद्रीय सरकार है। फिर हमने क्या देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कानून बनाने के लिए, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने के लिए केंद्र को भी राज्य से भी सहमति लेनी पड़ती है। राज्य से भी कानून को पारित कराना पड़ता है, उस विधेयक को पास कराना पड़ता है, तब जाकर उस पर कानून बनते हैं, और स्थानीय सरकार पर ये कानून बना सकते हैं। फिर हमने क्या देखा? सामाजिक समूह, जिसमें हमारा आ जाता है, जैसे एक उदाहरण था अल्पसंख्यक समूह का, दूसरा महिला एवं बाल विकास के, जो महिला एवं बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उस पर हमारे कुछ बोर्ड होते हैं। उसके अलावा जो हम देखते हैं अलग ही, थोड़ा सा अलग ही लिख लेते हैं, तो क्या अलग अलग समूह होते हैं, या अलग अलग आप कहें कि एक स्तर हो जाता है, सामाजिक स्तर, या अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। जैसे कि व्यापारियों की समस्याएं अलग होंगी, नौकरशाहों की अलग होंगी, अन्य कर्मचारियों की अलग होंगी। तो इन सब की, मजदूरों की अलग होंगी। इन सबको अपना एक संगठन बनाने की छूट है, ये अपना संगठन बना सकते हैं। वो भी एक तरह की पावर शेयरिंग का ही तो हिस्सा है भैया, वो भी अपनी पावर शेयरिंग का हिस्सा क्यों है? पहले तो ये सब अपना संगठन बना सकते हैं, नौकरशाह नहीं बनाते, नौकरशाह में सभी नहीं बना सकते, पुलिस नहीं बना सकती, IAS ऑफिसर नहीं बना सकते, अगर उन्हें बनाने की आवश्यकता भी नहीं, आर्मी नहीं बना सकती। तो व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, ये अपना संगठन बना सकते हैं। उस संगठन के तहत अपने लिए जो नियम बनाते हैं, अपने ही संगठन के तहत, अपने संगठन के तहत जो अपने क्षेत्र के लिए जो नियम बनाते हैं, जैसे कि व्यापारी संघ में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, आप इस सामान, उन रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ के प्राइसेस तय किए जाते हैं कि इस सामान को इतने, इससे कम रेट में नहीं बेच सकते ना। तो ये जो ऐसे मजदूरों के लिए है, इतनी, इससे कम मजदूरी पर आप काम नहीं करेंगे, वो मजदूरों ने खुद बनाया है। कुछ तो लोग संवैधानिक है, उसके ऊपर का जो रेट होता है वो खुद बना लेते हैं। जैसे अगर संवैधानिक बनाया गया कि एक कानून बनाया गया कि 200 रुपये मजदूरी होगी दैनिक, और मजदूर ने अपना संघ बनाया कि हम काम नहीं करेंगे अगर हमें 200 के अलावा 100 रुपये और नहीं मिलते, रिस्की वर्क है, हम इसमें 100 रुपये और लेंगे, तो वो नहीं करेंगे। वो भी तो एक सत्ता की साझेदारी का हिस्सा हुआ ना, वो भी उनकी अपनी अपनी पावर है, वो नहीं करेंगे, आप उन्हें जबरन काम नहीं करा सकते। तो ये भी एक तरीके का पावर शेयरिंग का हिस्सा हुआ। तो पावर शेयरिंग में इतना सब कुछ ही है। इसके अलावा जो कुछ 1-2 चीज़ें बच जाती हैं वो क्वेश्चन में है, और क्वेश्चन में हम थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन लेकर उसे देख लेंगे क्या क्या है। ठीक है भैया, आज के लिए ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में इतना ही, आगे अगला चैप्टर हमारा फेडरलिज्म है, उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।